Hello everyone, welcome to the class. I am Neha, your educator for economics subject. तो लर्नर्स, आज हम कर रहे हैं हमारा पीजीटी एसएसटी का जो हमारा 2025 का बैच चला हुआ है, उसमें हम इकोनॉमिक्स की आज हमारी 8th क्लास कर रहे हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो देखो, एम्प्लॉयमेंट के आगे क्या लगा दिया? अन। एम्प्लॉयमेंट होता है कोई काम करने वाला, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, यानी कि रोजगार जिसके पास है। और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जिसके पास काम नहीं है, यानी कि बेरोजगार। ठीक है, तो आज का ये पूरा टॉपिक आज की क्लास में हम करेंगे। इसमें हम उसके टाइप्स करेंगे, किस किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट आती है, किस किस टाइप से हमारी गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए स्कीम्स चलाई हुई है, और हमारे पीजीटी के एग्जाम में अनएम्प्लॉयमेंट से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आज की क्लास में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भाई देखो, ये हमारा सिलेबस में गिवन है टॉपिक, कौन सा? अनएम्प्लॉयमेंट। टॉपिक हमारा गिवन है किसमें? सिलेबस में क्लियरली गिवन है, ये रहा अनएम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेंड्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मतलब कि ट्रेंड्स क्या है हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के, प्लस उसके टाइप्स क्या है, किस किस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, किसको? अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, तो भाई आज का ये पूरा टॉपिक इस क्लास में हम करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा सुपर श्योर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप टीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हो, फिर पीजीटी के लिए कर रहे हो, मतलब कि दोनों लेवल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई देखो, क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट? क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट, तो समझते हैं। ये वो सिचुएशन है, सिचुएशन का मतलब होता है वो स्थिति है जहां पर पर्सन एक्टिवली सर्च, मतलब कि वो पूरी तरह से एक्टिव होकर क्या कर रहा है? सर्च कर रहा है। सर्च का मतलब क्या होता है? ढूंढ रहा है। क्या है? ढूंढ रहा है क्या? जॉब। जॉब का मतलब कोई काम। ठीक है, कोई काम, कोई रोजगार, कोई नौकरी। ठीक है, कोई रोजगार या फिर कोई नौकरी, वो क्या है? ढूंढ रहा है। एंड अनेबल टू फाइंड, और वो उसको पाने में क्या है? अनेबल है, उसको पाने में सक्षम नहीं हो रहा। मतलब कि बेरोजगारी वो स्थिति है, बेरोजगारी वो स्थिति है जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिवली, सक्रिय का मतलब क्या होता है? एक्टिवली, मतलब क्या कर रहा है? नौकरी की, नौकरी का मतलब जॉब को फाइंड कर रहा है। तलाश का मतलब होता है फाइंड कर रहा है, और काम खोजने में असमर्थ है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता, काम उसको नहीं मिलता। तो क्या होता है यहाँ पर? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि भाई वो काम करना चाहता है, काम करना चाहता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमने पढ़ा, टॉपिक का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। उसके स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य का मतलब है हेल्थ, मतलब कि हेल्थ। भाई देखो, अगर किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इसका मतलब क्या है? वहां की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। अगर किसी देश में सभी लोग बेरोजगार है, वहां पर लोगों के पास काम नहीं है, काम नहीं है तो उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो अपनी जीवन को अच्छे से जी नहीं सकते, जीवन को अच्छे से जी नहीं सकते तो अपनी जो बेसिक नीड्स है, यानी कि जो उनकी आधारभूत आवश्यकताएं है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो अच्छे से नहीं रह सकता, तो वो देश गरीब बन जाएगा। तो इस तरीके से पूरी एक बेरोजगारी क्या दर्शाती है? उस देश की अर्थव्यवस्था को, उसकी हेल्थ को दर्शाती है। बेरोजगारी की दर, यानी कि जो उसकी रेट है, उसका सबसे कॉमन मेजरमेंट है। तो बेरोजगारी दर, कामकाजी आबादी, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है या फिर लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स आपको एक टर्म दिखेगी कई बार एग्जाम में इकोनॉमिक्स के, जो 15 से 64 तक की एज का ग्रुप होता है। मतलब कि देखो, हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है? 14 साल से कम बच्चे होते हैं जो, उनको हम काम पर नहीं लगा सकते, ये कानून अपराध है। लेकिन फिर भी कहीं जगह आपको छोटे छोटे जो ये ढाबे होते हैं, चाय की दुकानें होती है, छोटी छोटी दुकानें होती है, वहां पर किसी दुकान पर आपको कुछ बच्चे जिनकी मजबूरी होती है वो काम करने दिख जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट कहती है 14 साल से कम बच्चे, कम उम्र के बच्चों को हमें काम पर नहीं लगाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे? बाल श्रमिक की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, जो 15 से या 64 वर्ष की आयु है, जो काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छुक है, जो काम में लगे हुए हैं, लेबर फोर्स, यानी कि जो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? लेबर फोर्स होगी। 15 से 64 की जो एज ग्रुप है, वो क्या होती है? लेबर फोर्स होती है।
15 से 64 की जो एज ग्रुप होती है वो होती है लेबर फोर्स, ठीक है, जिसको कहते हैं श्रम बल, जिसको कहते हैं श्रम बल। एनएसएसओ यानी कि जो हमारा एनएसएसओ है वो हर 5 साल के बाद क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उसको क्या करता है, पब्लिश करता है। अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को क्या करता है, पब्लिश करता है। ठीक है भाई, तो देखो बेरोजगारी की दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को हम कैसे निकालते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जितने जो वर्कर्स है वो क्या है, खाली है, जिनको काम नहीं मिल रहा, और टोटल लेबर फोर्स जो जो काम कर रहे हैं उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लेबर फोर्स को और अनएम्प्लॉय वर्कर्स को, तो क्या आ जाएगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी की दर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी बेरोजगारी की दर आ जाएगी। ठीक है, तो भाई इस तरह से होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग। इसके कितने टाइप्स है, कितने प्रकार है बेरोजगारी के भारत में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रछन्न बेरोजगारी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रछन्न बेरोजगारी। किस तरह की होती है ये एक प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें नियोजित लोग, नियोजित का मतलब होता है कि जो वहां पर एम्प्लॉयड है, जिनको लगाया गया है, वो क्या है, वास्तव में आवश्यकता से ज्यादा लगा हुआ, मतलब कि जितनों की जरूरत नहीं है, मतलब कि हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, जितने की हमें जरूरत नहीं थी उससे हमने फालतू ही वहां पर काम पर लोगों को लगा दिया है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जनरली कहां पर देखी जाती है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब कि जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, एक प्रॉपर संगठित नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर से है, जैसे कि हमारा कृषि क्षेत्र हो गया, हमारे खेत हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इस तरह के वहां कामों में क्या जब पाई जाती है, प्रछन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रछन्न बेरोजगारी यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो भाई देखो एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है, ठीक है, छोटा सा खेत है, यहाँ भी हमने लेबर लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, जीरी लगा रहे हैं भाई, ठीक है, धान बोलते हैं जिसको। भाई जरूरत है 4 की, हमने लगा दिया 12, हमने लगा दिया 12, जरूरत है 4 की, तो भाई 12 हमने क्या लगा दिए, लेबर्स लगा दिए, तो भाई क्या है 8 एक्स्ट्रा है, 8 क्या है, एक्स्ट्रा। तो भाई ये 8 क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, क्या है, इनसे जो मिलने वाली प्रोडक्टिविटी है, इन 8 जो एक्स्ट्रा है, जो ये 8 हमारे पास एक्स्ट्रा लेबर है, इनसे जो मिलने वाली प्रोडक्टिविटी है, मतलब कि जो इनके काम की उत्पादकता है वो 0 है। भाई अब ये कुछ काम ही नहीं करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आएगा, कुछ नहीं किया तो 0 रिजल्ट निकल के आया, तो इनसे मिलने वाली जो प्रोडक्टिविटी है वो 0 हो जाएगी। देखो भाई एक ये छोटा सा एरिया और यहाँ पर ये कितने लोग एक्स्ट्रा में लगे हुए हैं, ये छोटा सा एरिया है और ये कितने एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो छोटे से काम के लिए इन्होंने 12 लोग लगा दिए, और जरूरत कितने की है, भाई यहाँ पर 4 लोगों से भी काम चल सकता है, 4 लेबर से भी काम चल सकता है, और 12 इन्होंने क्या कर दिए यहाँ पर लगा दिए, तो 8 कितने हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, 8 हो गए एक्स्ट्रा। तो ये 8 क्या है, क्या करेंगे, इनसे मिलने वाली जो प्रोडक्टिविटी है, इस 8 से मिलने वाली प्रोडक्टिविटी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या बोलते हैं हिंदी में, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये बेरोजगारी कब होती है, जब श्रमिक कौन होते हैं भाई, लेबर्स, लेबर्स को कौशल, कौशल होती है हमारी स्किल, हमारी एफिशिएंसी, हमारे अंदर का टैलेंट, मतलब कि जो उनको जो लेबर्स है उसके पास जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके पास जो उसकी नॉलेज है, उसके पास जो उसकी काबिलियत है, उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती, मतलब कि जो मार्केट में नौकरी अवेलेबल है उसके बीच उसका क्या है, कोई मेल नहीं बनता। मतलब कि देखो अब क्या है, अब कोई पर्सन है वो क्या है, एचआर की जॉब का है, ठीक है, एचआर की जॉब का है और उसके पास क्या है, इनफ क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर कोई कम जो स्किल्ड वाला पर्सन है उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसको जो जॉब मिल रही है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही। तो भारत में, तो हमारे देश में क्या है, कई लोगों को उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग क्या है, नौकरी नहीं मिलती, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिलती, या आवश्यक कौशल की कमी के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिलती। मतलब कि उनके पास क्या है, किसी के पास तो ज्यादा ही मतलब क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, या किसी के पास बहुत कम है, कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वहाँ स्किल पर्सन चाहिए, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत अच्छी स्पीकिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और लेकिन जो उस पर्सन की क्वालिफिकेशन है वो उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रही। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, क्या देखो, अब बिजनेस की बात करते हैं, कोई डील है, उसको चाहिए हाई स्किल जॉब रिक्वायरमेंट है, और मिसमैच क्या होगा, इस पर्सन के पास क्या है, लो लेवल स्किल सेट है,
और इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर क्या है, ये मिसमैच हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कंपनी है, रिक्वायर्ड क्या है उनको, मैनेजर के पास अच्छी लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल क्या होती है, मतलब कि जो लोगों को लीड करे। जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपने लीडरशिप की स्किल से, जो उनके पास स्किल्स है कि वो लोगों को क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैनिपुलेट इन द सेंस कि लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। अलग अलग पॉलिटिशियंस की अलग अलग क्वालिटी होती है, जिनके पास बोलने की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, वो अपने जो शब्द है वो इस तरह से यूज करते हैं, अपने जो शब्द है इस तरीके से यूज करते हैं, शुद्ध हिंदी शुद्ध इंग्लिश के साथ, कि भाई जो लोग है, जो वहां के लोग है उस एरिया के, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये क्या होती है, लीडरशिप स्किल्स होती है। ठीक है, अब किसी कंपनी में मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, और क्या है, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, और इस एप्लीकेंट के पास क्या है, डाटा प्रोसेसिंग की स्किल है, मतलब कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर रह चुका है, और एनालिस्ट का स्किल है। तो भाई इससे मैच नहीं हो रही, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है भाई, ये हो जाएगी संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या होती है, मतलब कि जब हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है वो मैच नहीं होती है, तो ज्यादा होती है या कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, देखो भाई मौसम से रिलेटेड है, मौसम से रिलेटेड हो गया तो भाई हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, यानी कि हमारी कृषि से संबंधित हो गया। अब भाई देखो कृषि में क्या है, अब भाई हम क्या है, खेती बाड़ी जो हमारे हरियाणा से ही ले लो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब सर्दी गर्मियों के सीजन में, यानी कि बरसातों के बाद क्या है, थोड़ी सी फिर वो बुआई शुरू कर देते हैं, सर्दियों के बाद क्या है, थोड़ा सा वो फ्री हो जाते हैं उस टाइम पर। तो जब उनके पास उस समय में वह स्थिति, जब लोगों के पास वर्ष के कुछ समय मौसमों में, मतलब कि कुछ टाइम ऐसा होता है उनके पास काम नहीं होता, काम नहीं होता, मतलब कि जब बुआई के बाद उनके पास काम नहीं होता, तो वो मजदूर क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तो इनके पास काम नहीं होता, तो क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो शायद ही कभी पूरे वर्ष व्यवसाय होता है, मतलब कि ये तो है नहीं वो पूरे साल खेती ही करते रहेंगे। कटाई के बाद फिर वो थोड़ा सा समय रुकते हैं, जब उसका प्रॉपर सीजन आता है फिर वो हार्वेस्टिंग करते हैं। तो एक बीच जो बीच का टाइम होता है, जब उनके पास काम नहीं होता, जब ना कटाई हो रही है ना बुआई हो रही है, तो वो जब फ्री होते हैं, इसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, फिर आती है टेक्नोलॉजिकल, यानी कि तकनीकी बेरोजगारी। मतलब कि देखो टेक्निक आ गई, तो टेक्नोलॉजी का मतलब कि न्यू टेक्निक आ गई, मतलब कि नई नई टेक्निक आ गई, न्यू टेक्निक भाई आ गई मार्केट में। ठीक है भाई, नई टेक्निक आ गई तो भाई पुरानी को तो सब भूल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज से 10 साल पहले की। पहले सभी के पास, हमारे पास कीपैड फोन होता था, और आई थिंक सभी ऑलमोस्ट नोकिया और सैमसंग का ही कीपैड फोन सभी के पास होता था। ऑलमोस्ट सब, किसी के पास कुछ और भी हो सकता है, सोनी एरिक्सन का आता था, मोटरोला का आता था, और मुझे इस टाइम पर याद नहीं आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ जो फेमस थे कीपैड के फोन वो थे नोकिया और सैमसंग के। तो भाई अब क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी आई, फिर आए विंडो फोन, फिर आए एंड्रॉइड फोन, फिर एप्पल भी साथ साथ उसके साथ उन्होंने एक अपनी मार्केट सेट कर ली, एप्पल ने मोनोपोली सेट कर ली। तो टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, द सिचुएशन व्हेन पीपल लॉस देयर जॉब, जब लोग अपनी जॉब क्या है खो देते हैं, ड्यू टू एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का मतलब नई तकनीक की वजह से लोग अपनी जॉब खो देते हैं। अब भाई देखो, अब यहाँ पर क्या है, देखो ये क्या है, फैक्ट्री में क्या है, रोबोट काम कर रहे हैं। ठीक है, और ऑलरेडी फैक्ट्री में क्या है, जो काम करने के लिए उन्होंने 10 लेबर्स लगाए हुए थे, उन 10 लेबर का काम क्या है, दो रोबोट्स ने कर दिया, दो रोबोट्स ने कर दिया। तो ये क्या है, नई टेक्निक की वजह से लोगों इन इन 10 लेबरों को क्या है, जॉब चली गई, इन 10 लेबरों की जॉब चली गई, दो रोबोट्स की वजह से। तो नई टेक्निक की वजह से क्या है, जब आपको नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, ये होती है तकनीकी बेरोजगारी। ठीक है, अब है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। तो देखो क्या होता है चक्र, चक्र कैसे होता है, चक्र इस तरह से होता है गोल। ठीक है, मतलब कि एक सीक्वेंस में चलती है जब एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस में चलती है जब एक प्रोसेस, तो उसको हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। तो भाई देखो ये कब होती है, व्यवसाय चक्र, बिजनेस बिजनेस साइकिल एक पूरी प्रोसेस होती है। मतलब कि देखो भाई, आप कोई बिजनेस शुरू करते हो छोटा सा भी, तो पहले क्या है, आप पहले वहां पैसे लगाओगे, धीरे 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 आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, धीरे 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 बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ा, फिर क्या है, अब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, ये आपका पीक पॉइंट हो गया, ये आपका पीक पॉइंट हो गया। अब क्या है, मार्केट में आपका बिजनेस देख के
लोगों ने भी कंपटीशन में वैसा ही बिजनेस खोल लिया। अब आपकी क्या है, मार्केट कम हो गई, ठीक है, अब आपका प्रॉफिट कम हो गया, अब धीरे धीरे बिजनेस डिक्लाइन करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो बिजनेस है वो लॉस में चला जाएगा, फिर धीरे 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 रिकवरी करेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे रिकवरी करेगा और फिर अपना आगे की ओर बढ़ेगा। इस तरह से एक बिजनेस साइकिल होती है और इसी तरह से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट चलती है। तो व्यवसाय चक्र क्या होता है, बिजनेस साइकिल, जो कि मैंने यहाँ बनाई है ये बिजनेस साइकिल। इसके अकॉर्डिंग बेरोजगारी जहां मंदी, मंदी क्या होता है, रिसेशन, मंदी क्या होता है, रिसेशन, जब पूरी मार्केट बंद पड़ी हो, बंद यूं नहीं कि सभी दुकानों पर लॉक लगा हो, मतलब कि मार्केट में क्या है, सेल्स कम हो रही है, मार्केट में क्या है, सेल्स कम हो रही है, लोग कम ही खरीद रहे हैं, ठीक है, लोग फैक्ट्रियों में काम क्या है, बंद पड़ा है, जो लोगों के पास सामान है वो उसी से काम चला रहा है। तो मंदी वो स्थिति होती है जहां पर क्या है, हर तरफ क्या है, काम स्लो चल रहा है, मतलब कि सभी का काम क्या है, अच्छे प्रॉफिट के साथ नहीं चल रहा, बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो मंदी के दौरान बेरोजगार प्रमुखों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि देखो अब क्या है, मार्केट में अब लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो सामान कैसे खरीदेंगे, बाजार में जाके सामान नहीं खरीदेंगे, बाजार में जाके सामान नहीं खरीदेंगे तो जो आगे से फैक्ट्री जो सामान बनाती है वो बिना बात के सामान क्यों बनाएगी, भाई उनको भी तो सैलरी देने के लिए अपने वर्कर्स को पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका सामान आगे सेल ही नहीं हो रहा, तो वो आके बना के क्या करेंगे, क्योंकि उनको भी तो पैसा चाहिए ना उस सामान को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल चाहिए और भी उनको अपने खर्चे चाहिए, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, फैक्ट्री के जो मालिक है वो क्या कर देंगे, वर्कर्स को क्या कर देंगे, काम से निकाल देंगे, ठीक है, और इससे क्या है, वर्कर्स क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, ठीक है, इससे क्या है, अर्थव्यवस्था में क्या है, गिरावट आती है विकास में, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अनएम्प्लॉयमेंट किसी देश की हेल्थ को बताता है। अब भाई लोग काम से निकलेंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो इकोनॉमी तो खराब होएगी, तो अर्थव्यवस्था के विकास में गिरावट आती है। और भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े नगण्य है, मतलब कि नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, ऐसा इंडिया में, मतलब कि ना के बराबर है, सिर्फ ये पढ़ने में ही आता है, ठीक है। तो फिर बाद में क्या है, धीरे धीरे समय ठीक होता है, फिर लोगों को काम मिलता है, फैक्ट्रियां खुलती है, ये प्रोसेस चलती है, यही होती है हमारी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। अब क्या क्या वजह है, कॉजेज क्या है बेरोजगारी के, कारण क्या है बेरोजगारी के, ठीक है, कारण क्या है बेरोजगारी के, तो भाई देखो, सबसे पहला है लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि अधिक जनसंख्या, भाई जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी तो हमारे जो रिसोर्सेस है, जैसे कि अगर सभी आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी इकोनॉमिक्स की, हमारी टीजीटी के बैच की, तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, साधन, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है, कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैन मेड, यानी कि जो हमने बनाए हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं हमें नेचर्स ने दिया, प्रकृति ने दिया, प्रकृति ने हमें क्या दिया है, प्रकृति ने हमें हवा दी है, हमें पेड़ पौधे दिए हैं, हमें जमीन दी है, हमें आसमां दिया है, हमें पानी दिया है, प्रकृति ने हमें बहुत खूबसूरत चीजें दी है, बहुत अच्छी चीजें दिया। और हमने क्या बनाया है, हमने लकड़ी का यूज करके टेबल बना ली, प्लास्टिक का यूज करके पेन बना लिया, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए, अपने काम को इजी करने के लिए हमने बहुत सारी चीजों को बना लिया, ठीक है। तो हम बात क्या करते हैं, हम क्या कह रहे थे कि जो हमारे रिसोर्सेज है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, यानी कि जो हमारे संसाधन है वो लिमिटेड है, और जो हमारे उनको पूरा करने के लिए, यानी कि जो हमारी डिजायर है, ठीक है, या जो हमारी वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो भाई देखो हमें पता चल गया कि लार्ज पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे क्योंकि लिमिटेड से हैं, ज्यादा लगेंगे तो भाई लोग बेरोजगारी होंगे, सभी को काम नहीं मिल सकता। लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स, मतलब कि लोगों के पास क्या है, वोकेशनल स्किल्स, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, एजुकेशन लेवल भी अच्छा नहीं होता तो भी बेरोजगार रहते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन कम है, यानी कि काम करने वाले लोग ज्यादा है, मतलब कम है, कमाने वाले कम है और खाने वाले ज्यादा है, ठीक है। अपने अपने नॉर्मल भाषा में कहे, समझने वाली भाषा में कहे, भाई कमाने वाला एक और खाने वाले 10 है, ठीक है, तो भी बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि अब वो अकेला कहाँ तक कमाएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी बेरोजगारी के कारण, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के हमारे क्या होते हैं, मेन कारण होते हैं ये, ठीक है। बड़ी आबादी, कौशल की कमी, और ये सभी हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए इनिशिएटिव लिए हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या पहल की है, क्या कदम उठाए हैं, तो देखो भाई सबसे पहला क्या है, कुछ पॉलिसीज है, कुछ पॉलिसीज है, कुछ स्कीम्स है, जिससे रिड्यूस होता है, रिड्यूस का मतलब कमी आती है किसमें,
बेरोजगारी में अर्थव्यवस्था के लिए, बेरोजगारी में अर्थव्यवस्था के लिए जो ये पॉलिसी है ये क्या है, रिड्यूस करती है, कमी करती है बेरोजगारी में, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहली आई है 1979 में, क्या आती है, स्कीम आती है जिसको हम कहते हैं ट्राइसम। सबसे पहली स्कीम है 1979 में, एक स्कीम आती है ट्राइसम, जिसका फुल फॉर्म है, ट्राइसम का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या कहती है, द ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, का क्या उद्देश्य था ट्राइसम का, कि इसका उद्देश्य था 18 से लेके जो 35 एज तक के जो ग्रामीण क्षेत्र, स्पेशली इस पे फोकस कर रहा है रूरल एरिया पे, यानी कि जो गांव में रहने वाले बेरोजगार लोग हैं, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 35 के बीच होनी चाहिए। उनको स्वरोजगार, मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि उनके अंदर कुछ ऐसी स्किल, जैसे कि उनको सिलाई सिखा दो, कंप्यूटर सिखा दो, कुछ उनको ऐसा काम सिखा दो कि वो खुद को अपना काम जोड़ सके। ठीक है, उनको कौशल हासिल कराने में मदद करना था, मतलब कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने में इसका मेन मोटिव था। इस योजना के तहत एससी एसटी, यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के जो महिलाएं थी, यानी कि जो फीमेल्स थी, और युवा थे, यानी कि जो मतलब कि जो जिनकी एज इतनी थी 18 से 35 की, उनको प्राथमिकता दी गई, मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी थी एससी एसटी की फीमेल्स और युवा। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी क्या थी, एससी एसटी की फीमेल्स और युवा, जिनकी एज 18 से 35 साल थी, उनको सेल्फ एम्प्लॉय करना। ट्राइसम ये स्कीम आई थी 1979 में। ठीक है भाई, और ये क्वेश्चन ट्राइसम का पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी पूछा हुआ था हमारा 2023 के पेपर में। ठीक है, ट्राइसम की फुल फॉर्म है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और इसको किसने स्पॉन्सर किया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किसने किया था, प्लानिंग कमीशन ने 1979 में। प्लानिंग कमीशन क्या है हमारा, योजना आयोग ने इसको स्पॉन्सर किया था 1979 में। ठीक है, 1979 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रोवाइड करना टेक्निकल बिजनेस एक्सपर्टीज टू रूरल का मतलब ग्रामीण, बीपीएल पीपल, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको तकनीकी शिक्षा प्रोवाइड करना, जिनकी उम्र 18 से 35 साल है, मेनली जिसमें एससी एसटी की फीमेल्स और यूथ शामिल है। और इनको जो जिसको ट्रेनिंग दी गई थी, उनको स्टाइफंड भी दिया गया था 250 से 500 रुपए का, हर महीने का उनको स्टाइफंड भी दिया गया था 250 से 500 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी आईआरडीपी। नेक्स्ट स्कीम है हमारी आईआरडीपी। आईआरडीपी का मतलब है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईआरडीपी का मतलब है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1980, यानी कि 1980 में आती है क्या, आईआरडीपी। देखो 1979 में क्या आई, ट्राइसम, 80 में क्या आई, आईआरडीपी। इनको ना सीक्वेंस में याद रख लेना। कई बार क्या है, चाहे टीजीटी का पेपर हो आपका, चाहे पीजीटी का पेपर हो, कई बार क्या है दो सीक्वेंस में दे देगा, लिस्ट 1 दे देगा, लिस्ट 2 दे देगा पेपर में, तो उनका करेक्ट मैच किस ईयर में कौन सी स्कीम आई, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये 1980 में आती है स्कीम आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या कहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट इन अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पूरी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसके और उद्देश्य के अवसर पैदा करना, ये इसका मकसद था। ठीक है, और फिर आती है जवाहर रोजगार योजना, अप्रैल 1980 में, 1989 में। कब आती है जवाहर रोजगार योजना, 1989 में आती है। जो मौजूदा वेतन कार्यक्रम, मतलब कि ये जो दो और वेज प्रोग्राम थे, उनको क्या करके मिलाकर ये स्टार्ट की गई थी, मतलब कि जो ऑलरेडी दो प्रोग्राम चल रहे थे ना, आरएलईजीपी और एनआरईपी। ठीक है, तो दो ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हुए थे, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एंड एनआरईपी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। उसमें क्या है, उन्होंने 80-20 का रेशियो कर दिया, 80% कौन देगा, स्टेट का, और 20% सेंटर देगा, 80% देगा स्टेट और 20% देगा सेंटर। इस तरीके से इन्होंने इसको कंबाइंड करके जवाहर रोजगार योजना बना दी, जो 1989 में आई, जो 1989 में आई अप्रैल में। ठीक है, तो भाई देखो ये है जवाहर रोजगार योजना, 1989 में आई, कब आई, अप्रैल में। दो स्कीम्स को मिला के बना दी, 80-20 का रेशियो कर दिया, 80% स्टेट देगा, 20% सेंट्रल देगा। स्टेट होता है राज्य सरकार, सेंट्रल होता है केंद्र सरकार। ठीक है भाई, नेक्स्ट आती है मनरेगा, 2005 में आती है ये। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
लॉन्च्ड इन 2005 में आती है। इसका क्या था, राइट टू वर्क टू पीपल, यानी कि लोगों को काम करने का अधिकार प्रदान करता है। भाई मेरा अधिकार है, मैं काम करूंगी, आपका अधिकार है, आप काम करोगे। तो इसमें क्या हमें देखने को मिला कि इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, राइट टू वर्क टू पीपल, राइट टू वर्क टू पीपल, लोगों को काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क। तो मनरेगा की रोजगार योजना का उद्देश्य उन सभी परिवारों को, मतलब कि उन सभी फैमिलीज को प्रति वर्ष यानी कि हर साल एनुअली एनुअली न्यूनतम 100 दिन तक, मतलब कि हर साल में कम से कम 100 दिन तक भुगतान वाले काम की, मतलब कि काम के बदले आपको पेमेंट मिलेगी, गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि हर साल आपको 100 दिन तो काम मिलेगा और उसके बदले आपको पेमेंट मिलेगी। जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम गहन के विकल्प चुनते हैं, मतलब कि जिनके वयस्क होते हैं एडल्ट मेंबर, अकुशल क्या होते हैं, अनस्किल्ड, जिसके को काम करने की स्किल नहीं है, मतलब कि जैसे कि कहीं हम अपनी भाषा में कह दे कि भाई अभी नया नया अभी तुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, उनको इतना नॉलेज नहीं है और वो ये ऑप्शन चुनते हैं, उनको ये काम दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये है हमारा मनरेगा, ये है हमारा मनरेगा 2005 में आया था ये। ठीक है, इसका क्या था, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क मतलब कि काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार। फिर आती है हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2015 में आती है। ये कब आती है, 2015 में आती है। और ये कौन लेके आते हैं भाई, मोदी जी लेके आते हैं, मोदी जी लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में कहेंगे PMKVY। ठीक है, 2015 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या था, देश के युवाओं को यानी कि यूथ को एक सुरक्षित का होता है सेफ्टी, बेहतर आजीविका, आजीविका होता है कि हमारी लाइवलीहुड, मतलब कि इस तरीके से हम लोगों को काम सिखा दे भाई, जो लड़कियां हैं उनको ब्यूटिशियन का कोर्स करा दो, स्टिचिंग का कोर्स करा दो, पेंटिंग का कोर्स करा दो, जो भी कंप्यूटर की नॉलेज दे दो उनको, क्या है इस तरीके की क्या है ट्रेनिंग दे दो कि वो अपना खुद का काम अपने जीवन यापन का कर सके। तो रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग देना ऑर्डर टू एक्वायर सिक्योर्ड बेटर लाइवलीहुड, ताकि अपने वो जीवन को है आगे अच्छी तरीके से आजीविका कमा ले, मतलब कि अपना पैसे कमाने का जरिया ढूंढ ले। फॉर फर्दर डिटेल्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और प्रधानमंत्री के बारे इसमें प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है इसी से ही बारे में इसमें पूरी डिटेल दी गई है। ठीक है भाई, देखो ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, ये इस तरीके से इन्होंने लोगों को क्या है, यूथ को क्या है, स्किल्स प्रोवाइड की थी, स्किल्स प्रोवाइड की थी। ये इसकी पिक्चर है। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट आती है 2016 में, क्या है, स्टार्टअप इंडिया। तो देखो स्टार्ट का मतलब होता है कोई चीज को शुरू करना। तो स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र, मतलब कि इकोलॉजी सिस्टम को डेवलप करना था जो पूरे देश में, मतलब कि हम कहते हैं ना, आपने धीरे धीरे सभी से सुना होगा भाई अपना बिजनेस करो, अपना एंटरप्रेन्योर बनो, अपने मालिक खुद बनो। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है। तो मतलब कि विकसित करना क्या, उद्यमिता, उद्यमिता मतलब होता है एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन अपना क्या है, उद्यमी, मतलब कि बिजनेसमैन लगा लो अपना, जिसका खुद का काम हो। ठीक है, जो अपना मालिक खुद हो, उसको क्या करना है, पोषित करना और बढ़ावा देना, मतलब कि खुद के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, स्टार्टअप को, चाहे आपको छोटा स्टार्टअप हो उसको बढ़ावा देना। तो ठीक है, तो ये स्कीम आई थी 2016 में स्टार्टअप इंडिया की। तो देखो स्टार्टअप इंडिया के क्या बेनिफिट्स थे, स्टार्टअप की फुल फॉर्म क्या है, देखो तो ये क्या है, स्टार्टअप इंडिया कब आया था, 2016 में आया था। और इसके फायदे क्या है, सेल्फ सर्टिफिकेशन, ठीक है, टैक्स में एग्जम्पशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस, पेटेंट का प्रोटेक्शन है, और भी बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है भाई, फिर आता है 2016 में ही स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या था, महिलाओं और SC ST यानी कि जो फीमेल्स है, और जो SC ST बोरोवर्स है यानी कि जो उधार लेने वाले हैं, उनको 10 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच, ठीक है, 5 लाख रुपए के बीच ऋण सुविधा प्रदान करना। मतलब कि जो फीमेल्स है और जो SC ST बोरोवर्स है जिनको कोई काम शुरू करना है, उनको ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए इतना क्या है, लोन प्रोवाइड वो करेंगे। ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया की स्कीम है जो क्या है, एम्पावर करती है इसको, SC ST को और वुमेन के लिए, जो स्टैंड अप इंडिया काम करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, लोन देंगे वो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का। ठीक है, फैसिलेटेड किसके लिए, फैसिलेट कर रहे हैं, किसके लिए सुविधा दे रहे हैं, फैसिलिटेटेड का मतलब होता है सुविधा प्रदान करना, सुविधा प्रदान करना, किसको प्रदान कर रहे हैं भाई,
SC ST को, मतलब कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है उनकी फीमेल्स को सेटिंग अप ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस, मतलब कि ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस इस तरह के काम को शुरू करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, ट्रेडिंग के लिए। ठीक है भाई, तो ये है स्टैंड अप इंडिया। क्या है? स्टैंड अप इंडिया। कब आया है स्टैंड अप इंडिया? स्टैंड अप इंडिया आया था 2016 में। ठीक है, 2016 में। ये जो ईयर है मैं आपको बता रही हूँ, हर एक ईयर उसकी स्कीम के साथ याद रखना। क्वेश्चन कई बार लिस्ट की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि देखो एक लिस्ट ये दे दी, यहाँ पर आपको स्कीम दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको ईयर दे देंगे, और उसका सही आपको सीक्वेंस जोड़ना होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, सेटअप इन नवंबर 2014 टू ड्राइव स्किल एजेंडा इन मिशन मोड। मतलब कि देखो, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन योजना नवंबर 2014 में जो कौशल भारत था उसके एजेंडे को मिशन मोड, मतलब कि तेजी से चलाने के लिए की गई थी, ताकि जो ऑलरेडी क्या है, जो स्किल्ड जो थे उसको अच्छी प्रोग्रेस के साथ इसमें एड ऑन किया जा सके। ठीक है भाई, तो भाई देखो, ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2023 में टीजीटी में, 2023 टीजीटी में आया हुआ है ये, एस्टेट का पेपर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है? जब खेतों में काम करने के लिए कोई काम ना हो, ठीक है, और लोग नौकरी की तलाश में नगरों क्षेत्रों की ओर जा जाते हैं, मतलब खेतों में काम करने के लिए काम नहीं है, तो भाई काम नहीं होगा तो कब है भाई? सीजन नहीं होगा। अगर सीजन होता तो भाई उनके पास काम होता, तो काम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? मौसमी बेरोजगारी है। अब भाई काम नहीं है तो उनको तो रोटी के लिए पैसे चाहिए, खाना तो खाना है। ठीक है, अब वो भाई अपनी जिंदगी तो जीनी है, पेट तो भरना, वो क्या करेंगे? जब काम नहीं होता तो जो एग्रीकल्चर के लोग हैं वो क्या जाते हैं? शहरों में आ जाते हैं काम की तलाश में, काम की तलाश में, सीजनल, जब उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो इसको कहते हैं हम मौसमी बेरोजगारी, इसको हम कहेंगे मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ा भी था अभी पूरा डिटेल में। इसका आंसर हमारा देगा थर्ड। ठीक है, तो भाई ये होती है हमारी आज की क्लास पूरी कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।